Hello aspirant, this is Mayank and I welcome you all on my YouTube channel Professor Diary। आज की वीडियो में हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ये राव आईएएस का टेस्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर अप्रोक्स 35 तक हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और लास्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट पेपर डिस्कस कर दिया जाएगा। टोटल पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं, तो 3 वीडियो में ये पेपर ख़त्म किया जाएगा। इसमें हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रिंसिपल्स इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, सेकंड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, तीसरा है आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, चौथा दे रखा है द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पांचवा है सीजीआई एज द मास्टर ऑफ रोस्टर। अब यहाँ इन सभी पांचों में से आपको चूज करना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही दे रखे हैं। अब ए दे रखा है 2, 3 एंड 5, बी है 1, 2, 4 एंड 5, सी है 1, 2, 3 एंड 4 एंड डी है आपका 3, 4 एंड 5। अगर हम इन पांचों ऑप्शंस को देखें जो इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, तो इनमें से आपका 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके करेक्ट रहेंगे, यानी ये कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेंगे। जबकि सी जी आई एज द मास्टर ऑफ रोस्टर इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी रीड करते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें कि एज द रोल ऑफ द मास्टर ऑफ रोस्टर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, यानी सीजीआई एक मास्टर ऑफ रोस्टर बैठता है, यानी वही डिसाइड करता है कि किस केस को कौन सी बेंच टेक करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है। इट डज नॉट इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रिंसिपल्स टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेंगे। अब ये हैं जैसे आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 क्या कहता है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ पास करता है तो वो जितने भी इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट हैं उन पर ये बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 141 है, ये भी आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा है। ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 50। अंडर आर्टिकल 50 में दे रखा है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों की अपनी अपनी अलग पावर रहेगी। ठीक है, यानी उनका पावर का सेपरेशन हो चुका है, तो ये अंडर आर्टिकल 50 के अंतर्गत सेपरेशन ऑफ पावर दे रखा है। इससे भी क्या होगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस रहेगा। तीसरा है आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, यानी जजेस का जो टेन्योर है उसको फिक्स कर दिया जाता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली बाय द एग्जीक्यूटिव एंड देयर रिमूवल हैज़ टू अंडरगो रिगरस लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। यानी किसी भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उसको हम आर्बिट्रेरली ऐसे ही नहीं हटा सकते। कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको रिमूव नहीं कर सकती। उनको हटाने के लिए पार्लियामेंट में आपको रिमूवल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। एक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के तहत ही हट सकते हैं और केवल दो ग्राउंड पे हट सकते हैं। पहला होता है मिस बिहेवियर, यानी कोई भी जज मिसबिहेव कर रहा हो। दूसरा होता है वो इनकेपेबल हो, ठीक है, इनकेपेसिटी में हो। तो केवल दो ग्राउंड पे हम किसी भी जज को हटा सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट हटा सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल रहा है, यानी जजेस का जो टेन्योर है उसको सिक्योर कर दिया जा रहा है ताकि उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। इसी तरीके से द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 यह कहता है कि इट लेज डाउन द प्रोसेस टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी टू प्रूव मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। जजेस इंक्वायरी एक्ट एक प्रोसीजर बताता है किस तरीके से आप हटा सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप जजेस को रिमूव कर सकते हो फ्रॉम देयर पोस्ट से, उनकी पोस्ट से उनको कैसे रिमूव किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो ये प्रोसीजर कौन बता रहा है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बता रहा है। इसी तरीके से द सैलरीज ऑफ द जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ये आर्टिकल 125 क्लॉज 2 में दे रखा है। ठीक है, यानी जो जजेस की सैलरीज हैं वो रिड्यूस नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कर सकते उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, यानी the salary of judges is fixed by the parliament. It cannot be reduced during the tenure of a judge. Privileges, allowance, leaves and pension provided to a judge cannot be varied or reduced to his or her disadvantage. ठीक है, नेक्स्ट है the expenses of supreme court charged upon the consolidated fund of India.
ठीक है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के खर्चे होंगे वो चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ये आर्टिकल 146 क्लॉज 3 बोलता है। ये चार्ज्ड वर्ड का मतलब है कि इस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकता, इस पे पार्लियामेंट के यानी पार्लियामेंट के वोट के अकॉर्डिंग इस पे उनकी सैलरी फिक्स नहीं होगी। उनकी सैलरी पहले से ही फिक्स कर दी गई है, उनकी पेंशन पहले से ही फिक्स कर दी गई है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी पार्लियामेंट का प्रेशर ना रहे इसी वजह से, ठीक है। तो ये दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी डिमिनिस्ड। यानी जो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, उसका जो अधिकार हैं उनको कम नहीं कर सकते। द पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाई पासिंग एनी लॉ और अपील और सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुडिक्शंस अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन इंसुलेट्स द जजेस फ्रॉम क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर। यानी जब उनका रिमूवल प्रोसीजर हो रहा हो, केवल उस पोर्शन को छोड़ के किसी भी वक्त पर आप स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट किसी भी जजेस के खिलाफ या किसी भी जज के बारे में, किसी भी जज की कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। कोई भी पार्लियामेंट में, किसी भी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जजेस की कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। जो भी जजेस वगैरह होते हैं उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से भी प्रोटेक्शन मिला होता है। तो ये सभी आपके लेजिस्लेटिव और आपके लीगल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें पता करना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि द एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द मिनिस्टर्स कैन बी इम्पोज अदर देन दोज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19। यानी मिनिस्टर्स जो भी बोलते हैं, जितनी भी उनकी स्पीचेस होती हैं, उन पर कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई हो सकते हैं जो अंडर आर्टिकल 19 में दे रखी हैं उसके अलावा, ठीक है। चलिए देखते हैं सही है गलत है। सेकंड है द अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 और 21 कैन बी इन्फोर्स्ड इवन अगेंस्ट पर्सन्स अदर देन स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ये बोल रहा है कि आर्टिकल 19 और 21 ये दो फंडामेंटल राइट्स आपके एक गवर्नमेंट स्टेट एक्टर्स यानी जितने भी गवर्नमेंट्स बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ तो होता ही, यानी वो तो उनको तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। जबकि जितने भी यानी जितने भी पर्सन्स हैं, अगेंस्ट पर्सन्स यानी इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी ये मानने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सही है नहीं। तीसरा है द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द एम पीज एम एल ए enjoy lesser freedom of speech एज कम्पेयर टू अदर सिटीजन्स। एम पी एम एल एज को कम फ्रीडम मिला होता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दे रखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए सेकंड ओनली, वन एंड थर्ड ओनली, टू एंड थ्री ओनली, एंड डी है वन टू एंड थ्री ओनली। चलिए पहला देखते हैं कि एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस मिनिस्टर पे इम्पोज हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता है। एडिशनल मिनिस्टर्स को और ज़्यादा पावर मिला होता है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं पड़ती हैं। यानी जितने इंडिविजुअल्स पे रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कोई भी सिंपल कोई भी कॉमन इंडिविजुअल्स पे उतनी रेस्ट्रिक्शंस आपके मिनिस्टर्स पे रहेंगी। सेकेंड है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 और 21 कैन बी इन्फोर्स्ड इवन अगेंस्ट पर्सन्स। यानी लोगों के खिलाफ भी हो सकता है और आपकी स्टेट के खिलाफ भी हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यानी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के लिए फंडामेंटल राइट्स 19 और 21 इन्फोर्स होता है। थर्ड है आपका मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग एम पी एम एल एज एंजॉय लेसर फ्रीडम। ये आपका गलत रहेगा, ठीक है। लेसर फ्रीडम नहीं होती, अधिक ही फ्रीडम होती है। तो मेरे हिसाब से कौन ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है, यानी मेरा करेक्ट है। इन द स्टेट ऑफ कौशल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौशल कुमार केस का जिक्र किया गया है। Supreme Court has held that there is no reason to impose additional restriction on the right of freedom of speech of ministers, and the government is not vicariously liable for disparaging remarks made by them। यानी वही जो पहला स्टेटमेंट्स दे रखा है कि एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस पढ़नी चाहिए मिनिस्टर्स पे, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी जितनी इंडिविजुअल्स को रेस्ट्रिक्शंस हैं उतनी रेस्ट्रिक्शंस आपके मिनिस्टर्स के लिए होती हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखा है कि द फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द सिटीजन, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 और 21 कैन बी इन्फोर्स इवन अगेंस्ट द पर्सन्स अदर देन द स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ओके, सो सेकेंड इज करेक्ट था। के एस पुट्टास्वामी केस सन 2017 का जिक्र किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंटरफेरेंस बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, दिस आल्सो मीन्स द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, उन पर भी अप्लाइड होगा 19 और 21। वेयर एज द वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की बॉडीज़, ठीक है, तो उन पर भी एप्लीकेबल होगा आर्टिकल 19 और 21। ठीक है, तो ये आपके के एस पुट्टास्वामी केस का जिक्र किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द एम पी एम एल एज इन्जॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इक्वल मेजर एज अदर सिटीजन। जितना सिटीजन्स के पास आपकी बोलने की आज़ादी रहती है, उतनी आपकी आज़ादी मिनिस्टर्स पे रहेगी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ग्रेटर और एडिशनल रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच ऑफ सच पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला दे रखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंजॉय इक्वल पावर्स with respect to special address at the commencement for the first session after each general election and at the commencement of the first session of each year। ठीक है, चलिए देखते हैं सही है गलत है। सेकेंड दे रखा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज फॉलोड अप विद द मोशन ऑफ थैंक्स प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटली इंडिपेंडेंटली बाय द प्रेसिडेंट। यानी ये बोल रहे हैं कि जितने जो भी मोशन ऑफ थैंक्स होता है या जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट एड्रेस देता है वो प्रिपेयर खुद ही प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स सक्सेस एंड फेलियर्स एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज अ करेक्ट। ए दे रखा है वन ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी दे रखा है बोथ वन एंड टू, डी है यहाँ पे नाइदर वन और नॉट टू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी केवल फर्स्ट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड गलत है। सेकंड गलत इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है वो प्रेसिडेंट खुद से तैयार करता है, ऐसा नहीं होता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, यानी ये प्रिपेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, उसको फिर रीड करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 87। ठीक है, अंडर आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा शुरुआत में, यानी कोई भी इलेक्शन हुआ है, कोई भी जनरल इलेक्शन हुआ है उसके बाद जब पहला सेशन लगेगा उस वक्त प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। और इसके साथ साथ जब भी हर साल में जब भी सेशन स्टार्ट होगा, यानी पहली साल का पहला सेशन जब स्टार्ट होगा तो पहले दिन प्रेसिडेंट एड्रेस करने आएगा। ये सारा चीज़ अंडर आर्टिकल 87 हो रहा है। सेम चीज़ होती है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में ये सारी चीज़ें होती हैं अंडर आर्टिकल 176 के तहत। ठीक है, तो 87 और 176 के तहत ये स्पेशल एड्रेस होता है आपका प्रेसिडेंट का, और साथ में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में आपका प्रिपेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि स्टेट लेजिस्लेशन में आपका जो स्पेशल एड्रेस प्रोवाइड करती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्रेसिडेंट का बस काम होता है उसको रीड करना, और जैसे ही एड्रेस रीड कर दिया गया, और इसमें एड्रेस में होता क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। यानी इसमें ये बताया जाता है, इसमें प्रेसिडेंट बताता है कि पिछली कुछ सालों में गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ किस तरीके से कार्य की हैं, और आने वाली कुछ सालों में, आने वाली जो सालें हैं जो अब प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम ये एक चीज़ें करने जा रहे हैं, ये वाली पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, ये वाले आपके प्लान्स किए जाएंगे। ठीक है, या ये प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है आपके स्पेशल एड्रेस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बन रहेगा। नेक्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद रेफरेंस टू द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला दे रखा है अ मोशन फॉर एन एडजर्नमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस मे बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर।
यानी कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर उठाना है तो वो उसके लिए पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी स्पीकर से। सेकंड दे रखा है द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर सेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द प्रेसिडेंट में फिक्स इन द स्पीकर सेल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ द डेट ऑफ सच इलेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब होना है। तीसरा दे रखा है द स्पीकर कैन डिसाइड इफ ए क्वेश्चन इज टू बी ट्रीटेड एज स्टार्ड और अनस्टार्ड इफ in the opinion of the speaker any question put down for oral answer is of such a nature that demands written reply। तो यहाँ पे 1 2 3 में से आपको पता करना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकंड ओनली, डी है आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। यानी ऑप्शन आपका पहला स्टेटमेंट्स और थर्ड स्टेटमेंट्स ये आपके सही हैं बिल्कुल। सेकंड गलत है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि जो इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर है इसको फिक्स कर, इसकी जो डेट है वो फिक्स करेगा स्पीकर, ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट। और जो सेक्रेटरी जनरल होगा लोकसभा का, ठीक है, वो आपका वो हर मेंबर को एक नोटिस जारी करेगा कि किस डेट को इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो वो कौन जारी करता है, वो आपका सेक्रेटरी जनरल जारी करता है, ना कि स्पीकर, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जबकि पहला और तीसरा आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। यानी कोई भी मोशन फॉर एडजमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए हाउस फॉर पर्पज ऑफ डिस्कसिंग ए डेफिनेट मैटर, यानी कौन सा मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और कौन पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर के तहत कौन बोलने वाला है, कौन सा मुद्दा उठाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है स्पीकर, ठीक है। और थर्ड ये भी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पुटअप करना है और इसकी एडमिसिबिलिटी, यानी कौन सा क्वेश्चन आप लोकसभा में पूछने के लिए एडमिशेबल हो, ये सारी चीज़ें स्पीकर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आस्क कर पूछने हैं आपको, वो सारी चीज़ें स्पीकर डिसाइड करता है। यानी फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट रहेगा, सेकंड गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ सेंसस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट कंडक्ट सेंसस अंडर द सेंसस एक्ट 1948 इन 3 फेसेस। यहाँ पे आपको गौर करना है, 3 फेसेस की बात की जा रही है। पहला फेस इसमें बताया गया हाउस लिस्टिंग का, दूसरा है हाउसिंग सेंसस का, एंड तीसरा है पॉपुलेशन इनुमरेशन का, वन फॉलोड बाय द अदर। चलिए देखते हैं। सेकंड है द सेपरेट इनुमरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेंसस फॉर द कास्ट एंड ट्राइब्स which are specifically notified as scheduled caste and scheduled tribes and OBCs, ठीक है, other backward classes। यानी सेपरेट इनुमरेशन सेपरेटली काउंट किया जाता है SC ST एंड OBCs तीनों के लिए। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग डेसिनियल सेंसस, यानी हर 10 साल पर सेंसस कराने की जो जिम्मेदारी है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार को दी गई है, रजिस्ट्रार जनरल को, एंड साथ में सेंसस कमिश्नर को दी गई है। और ये दोनों ही वर्क करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज अ करेक्ट। ए दे रखा है सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी आपके तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहला दे रखा है द गवर्नमेंट कंडक्ट सेंसस अंडर सेंसस एक्ट 1948, यहाँ तक सही है। लेकिन ये जो 3 फेसेस में दे रखा है कि ये 3 फेसेस में होता है, ये गलत है। इसके केवल 2 फेसेस होते हैं। पहला होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है, ये एक फेस हो गया। इसके 6 से 10 महीने बाद आपका दूसरा फेस चालू होता है जिसमें हम पॉपुलेशन इनोवेट करते हैं। पहले फेस में हम लोगों के घरों को चिन्हित करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली ऑर्डर में लगाते हैं, और घरों में क्या क्या सुविधाएं आपके पास हैं, यानी घर की पहले क्वालिटी चेक करेंगे कि आपका कच्चा मकान है, पक्का मकान है, ठीक है, यानी मिश्रित है, या फिर उसमें क्या क्या और सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो पहले हाउस लिस्टिंग की जाएगी और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा, ये पहला फेज हो गया। इसके बाद 6 से 10 महीने बाद पॉपुलेशन इनुमरेशन किया जाता है, यानी फिर लोगों के बारे में यानी जनगणना की जाएगी। जनगणना में हम लोगों के आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में जानेंगे, लोगों की एज के बारे में जानेंगे, उनकी फर्टिलिटी के बारे में जानेंगे, उनके एजुकेशन लेवल को जानेंगे, उनके माइग्रेशन स्टेटस को जानेंगे, ठीक है, उनका रिलीजन को जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंट की जाती हैं सेकेंड फेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके केवल 2 फेस रहेंगे, जिसकी वजह से ये गलत हो गया, ना कि 3 फेसेस। सेकंड दे रखा है कि सेपरेट इनोमिनेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेंसस फॉर द कास्ट एंड ट्राइब्स विच आर स्पेसिफिकली नोटिफाइड एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBCs। तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट्स है, क्योंकि OBCs को काउंट नहीं किया जाता, केवल SCs और STs इन दोनों को काउंट किया जाता है
आपकी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 के अंतर्गत इन दोनों को काउंट किया जाएगा, यानी एससीज एंड एसटीज को काउंट किया जाएगा, बल्कि जबकि ओबीसीज को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देखना है, इस वजह से सेकंड गलत हो गया है आपका। थर्ड दे रखा है कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग डेसिनियल सेंसस, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कराने की, ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर पे होती है, लेकिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री गलत दे रखा है, जिसकी वजह से ऑप्शन थ्री इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कुछ पेयर्स दे रखे हैं, एक तरफ है टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ उनके प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे रिमीशन दे रखा है, उसके सामने पेयर किया गया है। रिमीशन का मतलब बताया गया है यहाँ पे कि इट अफेक्ट्स बोथ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस एंड द गिल्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड मे कम्प्लीटली इरेज द गिल्ट। तो ये चलिए देखते हैं ये सही है गलत है। कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है? कम्यूटेशन का मतलब है, इसमें दे रखा है कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरा, पार्डन का यहाँ पे मतलब दे रखा है कि द चेंजिंग द पनिशमेंट फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर सच एज चेंजिंग ऑफ द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच करना है। ऑप्शन ए दे रखा है ओनली वन पेयर करेक्ट है, सेकेंड दे रखा है दो पेयर करेक्ट है, सी दे रखा है तीनों ही पेयर सही हैं, और डी दे रखा है नन ऑफ द पेयर करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी कोई भी पेयर सही नहीं है। जैसे अगर रिमीशन की अगर मैं बात करूँ, तो रिमीशन का मतलब होता है कि आपकी सज़ा का नेचर वही है, आपको कठोर यानी कारावास मिला हुआ है 15 साल के लिए, तो आपको कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम पीरियड घटा दिया, यानी अब हमने 10 साल कर दिया। ठीक है, 15 साल से टाइम पीरियड घटा के 10 साल कर दिया, लेकिन सज़ा का नेचर वही रहेगा। तो ये होता है रिमीशन, यानी टाइम पीरियड को कम कर देना। कम्यूटेशन का मतलब होता है आपका नेचर चेंज कर देना, जो भी आपको दंड दिया गया है, सज़ा दी गई है, उसका नेचर बदल देना। जैसे आपको फांसी दी गई है, ठीक है, उसको आपको डेथ पेनल्टी दी गई है, तो उसको चेंज करके हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, डेथ पेनल्टी को हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। तो ये आपका होता है कम्यूटेशन, यानी सजा का नेचर चेंज कर देना। तीसरा होता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। जैसे पार्डन का मतलब होता है कि अगर फुली पार्डन है, तो मतलब कोई भी सज़ा आपको मिली हुई है, चाहे आपकी डेथ पेनल्टी है, वो भी माफ़ कर दी जाती है। आपने फिर मान लिया जाता है कि आपने कोई भी कसूर नहीं किया है, यानी आपने कोई भी गिल्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैच होना चाहिए था, यानी इट अफेक्ट्स बोथ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंस एंड द गिल्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड मे कम्प्लीटली इरेज द गिल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही पेयर गलत हैं। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं कि पार्डन का मतलब होता है इट अफेक्ट्स बोथ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑफेंस एंड द गिल्ट ऑफ द ऑफेंडर, यानी पार्डन माफ़ करने का मतलब होता है कि आपका गुनाह भी माफ़ हो गया और गुनहगार एक निर्दोष साबित हो गया। ठीक है, अ फुल पार्डन में कम्प्लीटली इरेज द गिल्ट। ठीक है, रिप्रीव का मतलब क्या होता है? रेप्रीव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन और पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कुछ समय तक जैसे आपको कोई सजा दी गई है, डेथ पेनल्टी मिली है किसी को, ठीक है, तो उसकी डेथ पेनल्टी को कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया गया, यानी 5-6 महीने के लिए उस डेथ पेनल्टी पे स्टे लग गया, लेकिन 5-6 महीने के बाद आपको डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली है। तो ये आपका रिप्रीव होता है। ठीक है, रेस्पीट का मतलब क्या होता है? रेस्पीट कुछ हद तक रिप्रीव की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं। रेस्पीट का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट और रिड्यूसिंग द सेंटेंस ड्यू टू सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सच एज डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे दे रखे हैं, कोई डिसेबल पर्सन है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो जब तक प्रेग्नेंट वुमेन को कोई सज़ा मिली है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिला है, तो उसका पनिशमेंट जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती उस टाइम तक के लिए रोक दिया जाता है, उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये आपका रेस्पीट कहलाता है। ठीक है, कुछ सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में रिप्रीव जैसा ये वर्क करता है रेस्पीट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंजिंग द पनिशमेंट फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर, यानी एक कैटेगरी से पनिशमेंट चेंज करके दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया। जैसे डेथ पेनल्टी को आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया।
इसी तरीके से रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस, यानी जो सज़ा का अमाउंट है, सज़ा का जो टाइम पीरियड है, सज़ा की जो मात्रा है, उसको हटा दिया गया विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। जैसे एक पर्सन को, जिसको 14 साल की सज़ा हुई थी, उसको 5 साल की सज़ा दी जा रही है, तो ये रिमिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजंस प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द लैंड राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एड्रेस देयर लैंड एक्विजिशन और डिस्प्लेसमेंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहला दे रखा है द फिफ्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तीसरा दे रखा है द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट सन 2013। एंड चौथा दे रखा है द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। यानी इनमें से कौन कौन से फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजंस इस जो चार दे रखे हैं, वो आपके शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स की जो ज़मीन है उसको सेफ गार्ड करते हैं। ठीक है, उनके उनके लैंड एक्विजिशंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन दे रखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला दे रखा है 2, 3 एंड 4 ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, और डी है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली। तो यहाँ पे चारों ही इसकी करेक्ट करेक्ट हैं, यानी फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड थर्ड एंड चौथा ही करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, यानी चारों ही लॉज आपके शेड्यूल ट्राइब्स के एक्विजिशन से डील करते हैं, लैंड एक्विजिशन से डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद रेफरेंस टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, अंडर आर्टिकल 25 टू 28 गारंटीड अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला दे रखे, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। ठीक है, सेकेंड है द सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes। इन दोनों में से पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पहला सही है, बी दे रखा है सेकंड सही है, सी दे रखा है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपका, डी दे रखा है नेदर वन और नॉट टू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2 रहेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो पूरी तरीके से स्टेट फंड्स पे निर्भर हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ को मान के, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ सेल हैव द राइट, यानी हर कोई एक उसके हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपना इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज, कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन लगा सकता है जिसका मकसद हो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आर्टिकल 26 यहाँ पे कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसमें है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ सेल हैव द राइट। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला अधिकार है कि टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस। दूसरा अधिकार है कि टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तीसरा है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड चौथा है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। दूसरा आर्टिकल 28 है, जिस जो कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पहला इसमें बोला गया है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें माइनॉरिटीज़ कमीशन यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एनसीएम के संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द नेशनल एंड स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशंस वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंटर थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सेकेंड दे रखा है द चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तीसरा दे रखा है द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन shall hold the office for a term of 3 years from the date they assume the office.
फोर्थ दे रखा है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज प्रोहिबिटेड अंडर द रूल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इन चारों में से हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए दे रखा है 1, 2 एंड 4, बी दे रखा है सेकेंड एंड थर्ड, सी दे रखा है थर्ड ओनली एंड डी है आपका फर्स्ट एंड फोर ओनली। यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड ओनली, यानी आपका ऑप्शन थर्ड सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी रहेगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द यूनियन गवर्नमेंट सेटअप द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एनसीएम, यानी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को यूनियन गवर्नमेंट सेटअप करती है। ये अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंतर्गत। ठीक है, ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट दे रखा है 1992 का, उसके अंतर्गत, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकंड है द कमीशन सेल कंजिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। टोटल मिला के इसमें 7 लोग होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर्स होंगे। ये सभी नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एमंग्स द पर्सन ऑफ एमिनेंस। ठीक है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती है। ठीक है, ये पर्सन ऑफ एमिनेंस होते हैं, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, और ये सभी लोग माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। इनके अगर टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस इनका 3 साल का रहता है, यानी जब से इन्होंने कार्यकाल होल्ड किया है, कार्यकाल जब से इन्हें मिला है तब से इनको 3 साल का इनका टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है। यदि ये चाहते हैं कि 3 साल के भीतर ही अगर रिज़ाइन देना चाहते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। ठीक है, यदि हम इनके अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करें तो इन्हें जो कमीशन होता है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, इनको अपने अकाउंट्स प्रॉपर मैनेज करने पड़ते हैं अकाउंट्स, और इनका एनुअल स्टेटमेंट्स रखना होता है सभी अकाउंट्स का, और इन अकाउंट्स को ऑडिट करता है कैग। ठीक है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन सभी अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। तो ये सभी चीज़ें थी एनसीएम के बारे में, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद रेफरेंस टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी एमजी नरेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री एज पर डिमांड। यहाँ पे कंट्री की बात की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड है, देयर इज ए प्रोविज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ते का भी प्रोविज़न है। इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट एम्प्लॉयड विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ हिस एप्लीकेशन। तीसरा दे रखा है कि द ग्राम पंचायत सेल कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात की गई है कि ग्राम पंचायत सोशल ऑडिट करेगी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर को चूज करना है अंडर द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए सेकंड ओनली, बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सी आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, डी आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ओनली सेकंड इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत हैं। पहला दे रखा है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज, यानी एमजी नरेगा जो सन 2005 में एक्ट आया था, इसके अंतर्गत ये है कि किसी भी रूरल एरियाज में, यहाँ पे आपकी कंट्री की बात की गई है, यही आपका गलत है। यहाँ पे केवल रूरल एरियाज में होता है ये। ठीक है, एमजी नरेगा वर्क करता है केवल रूरल एरियाज में, शहरी एरियाज में ये एमजी नरेगा वर्क नहीं करता। रूरल विलेजेस में अगर कोई भी हाउस होल्ड, यानी किसी भी परिवार से एक व्यक्ति जो एडल्ट है, वो अगर आवेदन करता है कि मैं कार्य करना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत के पास एप्लीकेशन देता है, ठीक है, तो उसको 15 दिन के भीतर उसको वर्क दिया जाएगा, और एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन से कम उसे कार्य नहीं दिया जाएगा अगर वो करना चाह रहा है तो। ठीक है, यानी 100 डेज की गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है हमें, कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में, इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर उसे कार्य नहीं मिल रहा है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, यानी अगर उसने एप्लीकेशन दे रखा है, वो 15 दिन हो गए हैं उस एप्लीकेशन को, फिर भी उसे कार्य नहीं मिला, तो उससे फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड करेक्ट है, जबकि पहला गलत हो गया क्योंकि कंट्री की बात की जा रही है, ना कि रूरल एरियाज़ की। तीसरा, द ग्राम पंचायत सेल कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सोशल ऑडिट नहीं करेगी, जितने भी उसने कार्य कराए हैं उसका ऑडिट ग्राम पंचायत नहीं करेगी, उसका ऑडिट ग्राम सभा करेगी। ठीक है, तो ये है आपका, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यानी ए इज करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एनएमएमएस
App is applicable for the Mahatma Gandhi Narega workers for all the state union territories. Second है the main feature of the NMMS app is real time photographed geotagged attendance of every worker to be taken once a day. ठीक है. Which of the statements given above is the correct? ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, बोथ वन एंड टू, ऑप्शन सी डी है नाइदर वन और टू। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी फर्स्ट ओनली इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। जो नेशनल यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, NMM ऐप है, ये सन 2021 में आया था। ये एप्लीकेबल होता है सभी महात्मा गांधी नरेगा वर्कर्स पे। ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू है। इसके अंतर्गत ये होता है कि जो भी लोग कार्य कर रहे हैं साइट पे, जो लोग नरेगा के MG नरेगा के वर्कर्स जो कार्य कर रहे हैं, उनका रियल टाइम फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसकी लोकेशन भी टैग की जाएगी साथ में, तो जियो टैग्ड अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, यानी रियल टाइम फोटोग्राफ जियो टैग्ड अटेंडेंस लगेगी NMMS ऐप के थ्रू हर वर्कर की, एवरी वर्कर टू बी टेकन वंस अ डे। ये गलत है, ठीक है, ये वंस इन हाफ डे, यानी एक दिन में 2 बार। ठीक है, हाफ डे की अटेंडेंस एक साथ, यानी दोपहर तक की एक अटेंडेंस होगी, दोपहर के बाद एक अटेंडेंस हो गई। ठीक है, तो एक दिन में 2 बार आपकी अटेंडेंस लगेगी NMMS ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। Next question is question number 28. With reference to the All India Survey on Higher Education, that is ACA, which of the following statement is a correct? पहला स्टेटमेंट है इट इज़ कंडक्टेड बाई प्रथम NGO। सेकेंड है इट इज़ एन एनुअल सर्वे। थर्ड है डाटा इज बीइंग कलेक्टेड ऑन सेवरल पैरामीटर्स सच एज टीचर्स, स्टूडेंट, एनरोलमेंट, प्रोग्राम्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके इसके कुछ कोड दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सी रहेगा 2 एंड 3 ओनली, डी है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। यदि हम एसी की बात करें यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का सर्वे करता है। ठीक है, ये एनुअली होता है, यानी एक साल में एक बार होगा, एनुअली सर्वे है, सेकेंड इज करेक्ट हो गया। ये प्रथम NGO द्वारा नहीं कराया जाता, ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसको करती है। ठीक है, तो उसका एक सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सर्वे है, तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। जो ये सर्वे होता है इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, यानी सेवरल पैरामीटर्स पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का इनरोलमेंट रेशियो हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, एग्जामिनेशन हो गए, रिजल्ट्स, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, नॉट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2022 की बात हो रही है। पहला दे रखा है द रिपोर्ट हैज़ टेकन इनटू अकाउंट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द पंचायत लेवल टू रैंक द कंट्रीज। सेकेंड है द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज अ करेक्ट? ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, बी है आपका सेकेंड ओनली, सी है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली, अगर हम सन 2022 की बात करें तो। ठीक है, सन 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक थी सन 2022 में वो 135 थी। सन 2023 में ये रैंक थोड़ा सा सुधर कर 127 हो गई है। ठीक है, अभी इंडिया की जो रैंक है 127 है सभी कंट्रीज़ में, आइसलैंड टॉप पे है। अभी जो इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि रिपोर्ट हैज़ टेकन इनटू अकाउंट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द पंचायत लेवल टू रैंक द कंट्रीज, यानी अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो इसमें काउंट किया जाता है, वुमेन का पार्टिसिपेशन काउंट किया जाता है इसमें, तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन का यानी पार्लियामेंट के थ्रू देखते हैं, यानी कितनी लोकसभा में कितनी वुमेंस का पार्टिसिपेशन है, राज्यसभा में कितना वुमेंस का पार्टिसिपेशन है, उनको काउंट करते थे अभी तक WEF में। ठीक है, लेकिन अब ये एश्योरेंस दिया गया है कि WEF नेक्स्ट जब रिपोर्ट आएगी उसमें आपका ग्राउंड लेवल पे यानी पंचायत लेवल पर वुमेंस का कितना पार्टिसिपेशन है उनको काउंट करेगा। ठीक है,
तो अब पंचायत लेवल पे काउंट करेगा। इससे थोड़ा बहुत इंडिया की रैंक सुधरेगी, क्योंकि पंचायत लेवल पे हमने पहले से ही 33% रिजर्वेशन दे रखा है वुमेंस को। अभी तक पार्लियामेंट में ये नहीं था, लेकिन अब ये लॉ पास हो चुका है, ठीक है। तो अब 33% पार्लियामेंट में भी हो गया है, ठीक है। तो अब ये WF क्या करेगा कि नेक्स्ट ईयर से, या अगली जो अभी एश्योरेंस दिया गया है कि नेक्स्ट ईयर से पंचायत लेवल पे ये काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक ये फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड है द रिपोर्ट इज पब्लिश बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये बिल्कुल सही है, WEF ही पब्लिश करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी सेकेंड ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला दे रखा है द पार्श्वनाथ हिल्स आर नेम्ड आफ्टर पारसनाथ द 22nd तीर्थंकर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड है द पार्श्वनाथ हिल्स आर ए रेंज ऑफ हिल्स लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पारसनाथ हिल आर नेम्ड आफ्टर पारसनाथ, पारसनाथ के नाम से पारसनाथ पहाड़ियाँ दी गई, पारसनाथ पहाड़ियाँ का नाम पड़ा है। और ये पहाड़ियाँ आपकी गिरिधि गिरिध जो जिला है आपका झारखंड में, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ है। इसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। जैन तीर्थंकर जो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है। तो 23rd थे, ना कि 22 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी वजह से गलत हो गया। तो इन उनकी उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया। और यहाँ पे जैन मतलब जैन तीर्थ है, बहुत ही फेमस जैन तीर्थ है ये, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा गया है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर 20 जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। सेकेंड है द पार्श्वनाथ हिल्स आर रेंज ऑफ हिल्स लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज़ नॉट उत्तराखंड, इट इज़ झारखंड, ठीक है, झारखंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर हम पार्श्वनाथ जी की बात करें तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर आपके नेमीनाथ थे। जबकि 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हुए हैं, ठीक है। तो आपके 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी का जन्म आपके वाराणसी में हुआ था। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 7th to 8th सेंचुरी AD रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे ये आपके पार्श्वनाथ पहाड़ियों पे इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन फर्स्ट है इट इज़ ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा राष्ट्र जो एक से अधिक महाद्वीप में स्थित हो। सेकेंड है इट इज़ ए सेपरेटेड फ्रॉम जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया थ्रू द गल्फ ऑफ स्वेज। यानी ये सेकेंड स्टेटमेंट ये दे रखा है कि इजिप्ट जॉर्डन और सऊदी अरबिया से अलग हो गया है, किस के कारण? तो ये गल्फ ऑफ स्वेज के कारण। यानी गल्फ ऑफ स्वेज जॉर्डन सऊदी अरबिया और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर बनाती है। चलिए पता करते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। और ऑप्शन ए दे रखा है पहला सही है, बी दे रखा है केवल सेकंड सही है, सी दे रखा है दोनों सही है, और डी दे रखा है नादर फर्स्ट और नादर सेकंड। अगर हम 31 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही रहेगा, सेकंड गलत रहेगा। यानी इट इज़ ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एशिया और अफ्रीका दोनों में आता है, ठीक है। इसका सनाई पेनिनसुला आपका एशिया में है, बाकी आपका अफ्रीका में है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम जॉर्डन एंड सऊदी अरबिया। ये जॉर्डन और सऊदी अरबिया से अलग है थ्रू द गल्फ ऑफ स्वेज, ये आपका गलत है। ये गल्फ ऑफ स्वेज नहीं रहेगा, गल्फ ऑफ अकावा रहेगा, ठीक है। गल्फ ऑफ अकावा से अलग है। अगर हम इसके मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप पे आपको कुछ इस तरीके से इजिप्ट देखने को मिलेगा। ये आपका इजिप्ट का पोर्शन है, मिस्र है, ठीक है। ये पूरा आपका मिस्र दे रखा है। इसका जो सिनाई पेनिनसुला है, इतना पोर्शन आपका, यानी ये वाला पोर्शन, ये आपके सिनाई पेनिनसुला है जो एशिया का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इससे यहाँ पे सऊदी अरबिया, ये वाला पोर्शन आपका सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया और इजिप्ट के यानी सिनाई पेनिनसुला के बीच में गल्फ ऑफ अकावा रीजन है, ठीक है। जॉर्डन वाला रीजन और सऊदी अरबिया ये दोनों अलग होते हैं गल्फ ऑफ अकावा से, इजिप्ट से, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लोकेशन जैसे आपका जॉर्डन हो गया, यहाँ पे इसराइल देखने को मिलेगा ऊपर, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें, इस वाले रीजन में आपको इसराइल देखने को मिलेगा। ये आपका गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है। यहाँ से स्वेज नहर है। ये आपकी नील नदी देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। असवान डैम बहुत फेमस है। तो ये सभी लोकेशन आपको जाननी चाहिए। इजिप्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, ठीक है। ये आपका रेड सी वाला रीजन है।
अभी जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आप यहाँ की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूरोपियन स्काई सील्ड इनिशिएटिव। यूरोपियन स्काई सील्ड इनिशिएटिव। ऑप्शन पहला है दे रखा है, इट इज़ रिलेटेड टू नाटो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। सेकेंड है, द एम ऑफ द इनिशिएटिव इज टू डेवलप ए कॉमन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड है, इट इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ नाटो। यहाँ पे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज अ करेक्ट। ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी दे रखा है सेकंड एंड थर्ड, सी दे रखा है फर्स्ट थर्ड एंड डी दे रखा है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, नॉट दी थर्ड। ठीक है, क्योंकि थर्ड में दे रखा है कि इट इंक्लूड्स ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ नाटो, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें सभी मेंबर्स नहीं हैं। पहले की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू नाटो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। बिल्कुल ये नाटो की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में सभी जितने भी इसमें एलाइज होंगे, जो इसमें शामिल होंगे यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में, वो सभी लोग एक कॉमन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये अभी जो रशिया यूक्रेन वार के मद्देनज़र ये इस तरीके के प्रोग्राम यूरोपियन इस तरीके के प्रोग्राम नाटो के मेंबर्स करने जा रहे हैं, जिसमें सभी नाटो के जितने भी मेंबर्स इसमें शामिल होंगे वो अपन कॉमनली एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव इज़ द लेटेस्ट मिलिट्री अपग्रेड टू कम आउट टू नाटो। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक इट इज़ ECESSI, दैट इज़ यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। इट इज़ ए सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू डेवलप ए कॉमन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू डिफेंड नाटो एंड यूरोपियन एयर स्पेस। ठीक है, it came out in the backdrop of ongoing Russia-Ukraine war. This initiative is an attempt by NATO and its allies to bolster NATO's integrated air and missile defense system. ठीक है, दी इनिशिएटिव विल अलाउ ऑल पार्टिसिपेटिंग नेशंस। इसमें सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस को अलाउ करेगा, ना कि जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, नाटो के सभी मेंबर्स के लिए नहीं है ये। नाटो के जो इस इनिशिएटिव है इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट आएंगे वो सभी लोग मिलकर काम करेंगे इस पर, टू जॉइंटली डेवलप एन एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूजिंग इंटर ऑपरेबल ऑफ द सेल्फ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें 14 नाटो के मेंबर्स शामिल हो गए हैं, जिसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, सेर्बिया, एस्टोनिया, जर्मनी, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक संख्या में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।